नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरे अपना तर्कश। तो आज हम वायॉन के एक वीडियो पॉडकास्ट का एनालिसिस करेंगे और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक को समझेंगे। एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले एक रोड मैप देख लेते हैं। इससे आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। हम शुरू करेंगे हाइपरसोनिक थ्रेट से, फिर आएंगे आयरन बीम पर, उसके बाद देखेंगे कि इसके कोर चैलेंजेस क्या हैं, कुछ एडवांस्ड हर्डल्स भी हैं, और फाइनली आगे का रास्ता क्या है, द पाथ फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस खतरे को समझते हैं जिसके जवाब में आयरन बीम जैसे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, और ये खतरा है हाइपरसोनिक वेपन्स का। ये ऐसी चीज़ है जो वॉरफेयर के पूरे नियम ही बदल रही है और रियल गेम चेंजर। लेकिन सवाल ये है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होती क्या है? क्यों पूरी दुनिया इससे इतना डर रही है? क्यों इसे फ्यूचर का सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट माना जा रहा है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, सो बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझें तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से, यानी आवाज़ की गति से 5 गुना 5 टाइम्स से भी ज़्यादा तेज़ी से चलती है, यानी मैक 5+। पर रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सिर्फ स्पीड ही इसकी ताकत नहीं है। ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है, मैन्यूवरेबल है, और यही चीज़ इसको इतना डेडली बनाती है। इसको इंटरसेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, इस स्पीड को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। चाइना का एक सिस्टम है DF-ZF। ये 6000 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा तेज हो सकता है। सोचकर देखिए, इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि आपके पास या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचता। जब तक आपको पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है, तब तक तो गेम ओवर हो चुका होगा। तो खतरे का जवाब क्या है? इसी खतरे से लड़ने के लिए इजराइल ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हथियार बनाया है। नाम है द आयरन बीम। अब ये कोई नॉर्मल मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जिसका मतलब है कि ये गोलियों या मिसाइल से नहीं, बल्कि एक सुपर पावरफुल हाई एनर्जी लेजर बीम से दुश्मन को तबाह करता है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, एग्जाम के लिए क्रूशियल है। आयरन बीम को बनाया किस लिए गया था? इसको डिजाइन किया गया था छोटे, धीरे धीरे चलने वाले खतरों के लिए, जैसे रॉकेट्स, मोटर्स या ड्रोन्स जो कम दूरी से आते हैं। इसका ओरिजिनल पर्पस कभी भी लंबी दूरी से आने वाली सुपरफास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना था ही नहीं। यह है पूरे डिस्कशन का सेंट्रल पॉइंट। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको आराम से समझते हैं। और हाँ, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आपसे इस टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स या चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे कहते हैं बीम रेजोनेंस टाइम। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, आयरन बीम को किसी भी टारगेट को जलाने के लिए या पिघलाने के लिए उस पर लगभग 4 सेकंड्स तक अपनी लेजर बीम को कंटिन्यूअसली फोकस करके रखना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, एक हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा स्पीड से आ रही है कि वो इतनी तेजी से आगे निकल जाएगी कि आपको उस पर 4 सेकंड तक लेजर लॉक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो इंगेजमेंट विंडो इतना छोटा होता है कि ये 4 सेकंड का रूल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है लाइन ऑफ साइट की। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप टॉर्च से रोशनी करते हैं। रोशनी सीधी जाती है, वो किसी चीज के पीछे नहीं मुड़ सकती। सेम चीज लेजर के साथ है। लेजर सिर्फ उस टारगेट को हिट कर सकती है जो बिल्कुल उसकी सीधी रेखा में हो। ये मिसाइल्स की तरह होराइजन के पार, यानी पहाड़ के पीछे नहीं मार सकती। और यहीं पर प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत स्मार्ट होती हैं। वो अक्सर धरती के कर्वेचर का फायदा उठाती हैं और बहुत कम ऊंचाई पर फ्लाई करती हैं। इससे क्या होता है? लेजर सिस्टम उन्हें देख ही नहीं पाता जब तक कि वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट में सामने ना आ जाएं, और जब तक वो दिखती हैं, तब तक इट्स टू लेट। रिएक्शन का टाइम ही 0 हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गई स्पीड और फिजिक्स से जुड़े चैलेंजेस। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। कुछ और एडवांस साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं जो एग्जाम के हिसाब से आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहला है थर्मल ब्लूमिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर कॉन्सेप्ट आसान है। सोचिए, जब इतनी पावरफुल लेजर हवा से गुजरती है तो वो हवा को गर्म कर देती है ना। ये गर्म हवा एक डिस्टॉर्टेड लेंस जैसा काम करने लगती है। इससे होता यह है कि लेजर बीम टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फैल जाती है, अपनी पावर खो देती है, जैसे एक फोकस की हुई टॉर्च की रोशनी फैल जाए। और इस प्रॉब्लम को और भी बुरा बना देती है खुद हाइपरसोनिक मिसाइल। फ्रिक्शन की वजह से
हवा में इतनी तेजी से आने की वजह से मिसाइल की सतह का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने आसपास की हवा को पहले से ही गर्म और डिस्टर्ब कर रही है। ये तो आग में घी डालने जैसा हो गया। थर्मल ब्लूमिंग का इफेक्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए मिसाइल्स के पास भी एक ट्रिक है। उनके ऊपर एक स्पेशल एब्लेशन कोटिंग लगाई जाती है। इसको आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। जैसे ही लेजर इस पर पड़ती है, ये कोटिंग खुद जलकर भाप बन जाती है, वेपराइज हो जाती है और सारी लेजर एनर्जी को अपने साथ लेकर उड़ जाती है। मिसाइल के अंदर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हैरान करने वाली बात सामने आई। चाइनीज साइंटिस्ट की एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने पाया कि कभी-कभी बहुत हाई पावर लेजर से बेहतर एक लो पावर लेजर काम करती है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रोटेक्टिव कोटिंग में छोटे-छोटे क्रैक्स यानी माइक्रो फ्रैक्चर्स बना देती है, जिससे मिसाइल को अंदर से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पैराडॉक्सिकल है बट इंटरेस्टिंग है। इन सब चीज़ों के अलावा एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ट्रैकिंग। इनकी एक्सट्रीम स्पीड और अचानक से डायरेक्शन बदलने की कैपेबिलिटी, इन दो चीज़ों की वजह से इन पर लेज़र बीम को लॉक करके रखना ही बहुत मुश्किल है। हमारी जो करंट स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वो इतनी तेज़ स्पीड और इतने शार्प टर्न्स को एक साथ हैंडल ही नहीं कर पाती। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं? क्या हाइपोसोनिक मिसाइल्स सच में अनस्टॉपेबल है? आइए देखते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या तोड़ निकल सकता है। आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जवाब है और ज्यादा पावर, नेक्स्ट जनरेशन लेजर्स। अगर हम 100 से 300 किलोवाट रेंज के सुपर पावरफुल लेजर्स बना पाएं, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी टारगेट पर डालेंगे कि जो 4 सेकंड का एंगेजमेंट टाइम था ना, वो घटकर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रह जाएगा। ब्लिंक एंड मिस, इतनी देर में ही काम हो जाएगा। लेकिन असली सोल्यूशन किसी एक मैजिक वेपन में नहीं है। द रियल सोल्यूशन इज अ सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें क्या क्या होगा? एडवांस रेडार होंगे, स्पेस में सैटेलाइट्स होंगी जो मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करेंगी, अलग अलग जगह पर इंटरसेप्टर्स तैनात होंगे, और ये सब कुछ एक सिंगल नेटवर्क, जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल से जुड़ा होगा। टीम वर्क, यही है असली जवाब। और जब बात आगे बढ़ने की हो रही है, तो इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। हमने अपना 30 किलोवाट का लेजर सिस्टम ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, जो ड्रोन्स जैसे खतरों से निपट सकता है। और आगे 5th जनरेशन लेजर प्रोपल्शन मिसाइल सिस्टम्स पर भी काम तेजी से चल रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं आपके लिए, जिसे आप अपने एसेज में, अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या फ्यूचर की जंग सिर्फ स्पीड की जंग है, एक तरफ हाइपरसोनिक स्पीड, दूसरी तरफ लाइट स्पीड, या फिर ये सिस्टम्स की जंग है, जहां जीत उसकी नहीं होगी जो सबसे तेज है, बल्कि उसकी होगी जिसका नेटवर्क, जिसका इंटीग्रेटेड सिस्टम सबसे स्मार्ट और सबसे मजबूत है। तो इस टॉपिक पर और डिटेल में पढ़ने के लिए आपके रेडी रेकन नोट्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में डाल दिए हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही झपटपट वीडियोस और रेडी नोट्स चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी सफलता की इस जर्नी में आपका साथी बनना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।